हेलो माय डियर न्यू पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। आप जानते हैं वैसे ये सीरीज CUT 2023 के लिए है, पर ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ CUT के लिए नहीं है, ये दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी है, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो नीट हो या दूसरी ऐसी एग्जामिनेशंस जो भी। और सिर्फ ये इस साल 2023 के लिए नहीं है, ये आप चाहे बाद में देख सकते हैं, आप चाहे अभी से अप्रैल के मंथ में देखने लग रहे हैं, मई में देखें, दिसंबर में देखें, नेक्स्ट ईयर देखें या उससे नेक्स्ट ईयर देखें, हमेशा ये सीरीज और ये वीडियोस रेलेवेंट रहेंगी। सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में आज के टॉपिक्स को हैंडल करेंगे, तो अपने 10-15 मिनट हमें दीजिए और हम आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बात ये आती है, अब मेरा एप्लीकेशन लास्ट टाइम हमने देखा था दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में जो मेरा निकल के आ रहा था उसके ऊपर। अब हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक लूप से, करंट कैरिंग लूप से। करंट कैरिंग लूप कैसा हो सकता है? करंट कैरिंग लूप मेरा ये ऐसा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा करंट 3 डायरेक्शन में फ्लो करने लग रहा है। पहला, जब करंट एक डायरेक्शन में जाने लग रहा है इनटू द वायर, फिर दूसरी तरफ रोटेट होने लग रहा है 90 डिग्रीज पे, एंड देन फर्दर 90 डिग्रीज रोटेट होके 180 डिग्री कंप्लीट रोटेशन के साथ वापस आने लग रहा है। तो अब मेरे ऊपर 3 अलग-अलग फील्ड्स जनरेट होंगी, 3 अलग-अलग कैलकुलेशंस निकल के आएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, करंट जाने वाली और वापस आने वाली। जो मेरी 90 डिग्री रोटेशन वाली है वो मेरा sin 90 के कारण, क्योंकि मेरी जो टोटल वैल्यू क्या आती है ILB sin थीटा, sin of 90 is 0, सो मेरी वैल्यू क्या निकल के आने लग रही है फोर्स की ILB, राइट, या फिर IL क्रॉस B, ILB sin थीटा। अब ये मेरी कंप्लीट वैल्यू निकल के आई। आप यहाँ पर हम ये वैल्यूज देख सकते हैं। सिमिलरली मेरे जो है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल के केस में क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल में मेरी फील्ड कैसी निकल के आएगी? मैग्नेटिक डायपोल में सिमिलरली स्मॉल अमाउंट में जो मेरे चार्जेस डिस्प्लेस हुए होंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट में जो मेरी मैग्नेटिक डायपोल पॉजिटिव नॉर्थ और पॉजिटिव नॉर्थ कह रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट में मेरी जो है वो नॉर्थ और स्मॉल अमाउंट में साउथ जनरेट करेगी। इस तरह से उसके ऊपर फील्ड लगेगी, तो वहां पर भी कुछ फोर्स की वैल्यूज निकल के आएंगी, फील्ड की वैल्यूज जनरेट होंगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक डायपोल के कारण में भी लगने वाली जो वैल्यूज है वो निकल के आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2ai डिवाइडेड बाय v क्यूब। g मेरा डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल है, यहाँ पर जो मेरा निकल के आ रहा है 2ai, ये मेरा करंट इनटू एरिया है, इसे मैं मैग्नेटिक मूवमेंट कहता हूँ, राइट, इसको याद रखना। तो आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं कि मेरी एक्चुअल में जो फील्ड की जो वैल्यूज निकल के आने लग रही है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होकर आने लग रही है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं, हम जानते हैं कि उसमें एक चार्ज होता है और जैसे ही वो मूवमेंट शुरू करेगा सो उसका चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मेरी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। और उसकी कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो उसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आती है? म्यू इज इक्वल टू EVR बाई 2। यहाँ पर V मेरी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जितनी मेरी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। अब बार मैग्नेट्स देखिए, बार मैग्नेट आपने जनरली देखे होंगे कि एक मेरा इस तरह का जो है एक मैग्नेट होता है जिसमें जनरली हमें नॉर्थ और साउथ पोल देख पाते हैं, ठीक है। इसी चीज को जो है मैं बार मैग्नेट कहता हूँ। अब बार मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो मेरी 2 जगह पे निकालनी होती है, एक तो मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर और एक मेरी एक्सियल पोजीशन के ऊपर। तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो मेरी वैल्यूज निकल के आती हैं उसकी कैलकुलेशंस, और जो मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर निकल के आती है, पहले हम इक्वेटोरियल पोजीशन की देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखने लग रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जो मेरी वैल्यूज है वो ये निकल के आती हैं।
म्यू नॉट m 4 पाई d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। और अगर ये वैल्यू सेम हो, सिमिलर हो, d इज इक्वल टू l हो, तो मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, डिवाइडेड बाय l क्यूब, राइट। सो ये मेरी एक वैल्यू निकल के आ गई। अब इक्वेटोरियल उसके ऊपर क्या निकल के आता है, इक्वेटोरियल पे मैं देखता हूं कि ये वैल्यू जो है d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाती है। थोड़ा सा स्मॉल चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मेरी वैल्यू निकल के आती है इन एक्सियल पोजीशन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरी वैल्यू निकलती है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं कि किस तरह से मेरी लेंथ ऑफ द मैग्नेट और कितनी दूरी है, इन दोनों के ऊपर मेरी वैल्यू डिपेंड करने लग रही है, प्लस में कितना अमाउंट में उसके अंदर फील्ड और फ्लक्स है या मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करने लग रही है। अब जो मेरा सोलेनॉइड है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, तो उसके केस में क्या होगा, सेम चीज रहेंगी, बट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर म्यू नॉट एन आई ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि मेरी सोलेनॉइड की वैल्यू थी। अगर आपको याद हो, आप मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें आपको ये वैल्यूज दिखाई दी जाएंगी। लास्ट लेक्चर जो है मेरा आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, और ये कंप्लीट सीरीज जो है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वापस लौट के आते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं देखने लग रहा हूँ। एक जगह पे मेरी वैल्यू निकल के आ रही है म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 2 पाई r क्यूब, एक जगह पे म्यू नॉट बाय 2 पाई y क्यूब, है ना। एक जगह पे मेरी जो है रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी जगह मेरी एक्सियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये मेरी वैल्यूज निकल के आने लग रही हैं। अब अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो मेरी कुछ टॉर्क निकल के आएगी। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क मेरी गिवन होगी m क्रॉस b से, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द फील्ड, ठीक है। तो ये मेरी टॉर्क की वैल्यू आ गई। सो ये मेरी टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप कहेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे निकल के आता है, ये इस तरह से निकल के आता है कि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर में, हम उस सब का कल्मिनेशन करते हैं, उसके सारे कांसेप्ट्स को हम गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर जो होता है मेरा बोथ एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों तरीके से यूज हो सकता है। जब मुझे इसे एज एन एमीटर यूज करना होता है तो मैं इसके साथ में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच कर देता हूं, तो ये मेरा एमीटर में बदल जाता है। और अगर मैं इसके साथ में बहुत ही लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं तो ये मेरा वोल्टमीटर में बदल जाता है। अब इन दोनों कंडीशंस में जो है आप ये देखेंगे कि मेरी जो एक चीज रहेगी कि वो ये है कि मेरी जो मूविंग कॉइल है उसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होने लग रहा है, जो मेरा करंट आने लग रहा है, जो मेरी फील्ड लग रही है और मेरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसके हिसाब से इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगी है, जो कि गिवन है NIB sin थीटा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे मेरी जो है करंट या फील्ड की वैल्यू बढ़ती घटती है डिपेंडिंग अपॉन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मेरा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, उसमें टॉर्क जनरेट होता है और उस हिसाब से मेरी नीडल मूव करती है। अब करंट की जो वैल्यू है आप देखने लग रहे हैं, यहां से मैं निकाल सकता हूं K मेरा एक कांस्टेंट है, अल्फा मेरा डिफ्लेक्शन है, तो I की वैल्यू आ गई K अल्फा डिवाइडेड बाय NAB sin थीटा, या यहां पर मैं sin phi कहने लग रहा हूं क्योंकि ये डिफ्लेक्शन है। अब इसके अगर मैं एज अ वोल्टमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, यानी कि अल्फा बाय आई, तो वो मेरे क्या निकल के आएंगे NAB, तो मेरे एज अ एमीटर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आने लग रहे हैं, एमीटर में मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आने लग रहे हैं अल्फा बाय आई इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय K, और सिमिलरली मेरे वोल्टमीटर में क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, है ना। सिर्फ उसको ही अगर हम यूज करें तो वहीं से मेरी वैल्यू निकल के आती है अल्फा बाय V इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय KR, ठीक है। सो इस तरह से मैंने ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब मैं वोल्टमीटर और एमीटर इसके बीच के डिफरेंसेस देखता हूँ।
वोल्ट मीटर में आप देख सकते हैं कि हम लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, है ना, इसके साथ। एमीटर में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। एमीटर का यूज करते हुए जनरली मैं मान के चलता हूं कि मेरी रेजिस्टेंस आइडियल केस में क्या होगी, 0। वोल्ट मीटर के केस में इंफिनिटी, ताकि कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप वहीं पर ही आ जाए। या फिर एमीटर के केस में सारा का सारा करंट वहीं से ही जाए। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा देख सकता हूं कैसे मेरी सीरीज की रेजिस्टेंस निकालता हूं मैं, और या फिर कैसे मैं शंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, है ना। ये जो मैंने देख ली दोनों चीजें। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि मेरा एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमीटर और वोल्ट मीटर की। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीजें देखता हूं। वो चीजें क्या है, वो ये है जैसे कि मेरी गॉस लॉ जो है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, टोटल मेरा इनक्लोज्ड चार्ज के इक्वल आने लग रहा था जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर मेरी इनक्लोज्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है जितनी एंटर होती है उतनी एग्जिट हो जाती है, तो नेट फील्ड मेरी कितनी होती है, 0। सो दैट्स माय एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यहाँ पर। लास्टली मेरा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट। अर्थ का मैग्नेटिज्म हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह से जो है अर्थ का मैग्नेटिज्म मुझे हार्मफुल रेडिएशन से बचाने लग रहा है। अब अर्थ के केस में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं। अर्थ के केस में मेरी जो फील्ड वैल्यूज होती हैं, एक तो मैं हॉरिजॉन्टल निकालता हूँ, वर्टिकल निकालता हूँ। नेट निकालने के लिए इनका सिंपली सम कर देता हूँ, √b²h + bb², पाइथागोरस थ्योरम, है ना, और बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। अब ये चीज जब मैंने निकाल ली तो इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन भी मैं निकाल सकता हूँ। इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन निकालने के लिए पहले मुझे ये चीजें देखनी पड़ेगी कि मेरा मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मेरा एक्चुअल इक्वेटर क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन निकाल सकता हूँ। उसको देखने के तरीके आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस वाज माय complete explanation of Ampere's circuital law, its applications, its different uses, Gauss law with magnetism, और इसके साथ मेरा मैग्नेटिज्म चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है मैं इससे इंडक्शन और दूसरी चीजों को देखूंगा, कैसे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। सो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट वीडियो। और साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको याद दिलाना ना भूल जाऊं कि इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।